देखिए, हम विसर्ग संधि पर चलते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? हमें एक ही परिभाषा याद रखना चाहिए कि विसर्ग के बाद स्वर या विसर्ग के बाद व्यंजन आने पर जो संधि बनती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात एक विसर्ग और व्यंजन या एक विसर्ग और स्वर के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि में भी कुछ नियम हैं जिनका पालन किया जाता है और उसी के आधार पर इस संधि का जो है निर्माण होता है। देखिए, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। सत्व विसर्जनीय से सह, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श श स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, परंतु यदि विसर्ग के बाद श हो तो विसर्ग के स्थान पर श आएगा तथा यदि ट या ठ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। देखिए, प्रत्याहार मैंने तुम्हें बताया है। खर प्रत्याहार किसको कहेंगे? तो उस माहेश्वर सूत्र के अंदर ख से लगाकर र तक जो होता है उसके बीच में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो खर के अंतर्गत आएंगे। अब खर के अंतर्गत तुम्हें देखना है तो मैं तुम्हें देखिए बताता हूँ कौन से पेज पर ये लिखा है। पेज नंबर 1 निकाल लो। 1 वर्ण विचार। ग्यारहवां सूत्र देखो, पेज नंबर 1, इस पर 11वां सूत्र ख फ छ ठ थ च ट त व नहीं आएगा क्योंकि व के हलंत है। और क प ओ श श स खर प्रत्याहार का अर्थ ये है, जिनने प्रत्याहार पढ़े हैं उनको ये समझ में आ चुका होगा खर प्रत्याहार किसे कहते हैं। अब देखिए, नमः धनते नमस्ते, यहाँ पर विसर्ग का हो गया स। बालकः तरति, बालकस् तरति, यहाँ विसर्ग का हो गया स। पीछे त आने से स हुआ। इतः धन ततः, इतस्ततः, यहाँ भी स हो गया। निह धन चलः, निश्चलः, निश्चलः, अर्थात यहाँ पर च वर्ग आने के कारण श हो जाता है। शिर धनच्छेद, शिरच्छेद, यहाँ भी च वर्ग है इसलिए यहाँ भी श हो गया। धनुः धन टंकारः, धनुष टंकारः, यहाँ पर ट वर्ग आने से विसर्ग का श हो जाता है। शत्व यदि विसर्ग के पूर्व ई या ऊ हो तथा बाद में क ख या प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। निह धन कपटः, यहाँ पर देखिए क आया तो श हो जाएगा निष्कपटः। निह धन फलः, निष्फलः। दूह धन कर्मः, दुष्कर्मः। यदि नमः और पुरः के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। नमः धनकारः, नमस्कारः। पुरः धनकारः, पुरस्कारः। विसर्ग का रुत्व, उत्व, गुण तथा पूर्व रूप। अतो रोरप्लूता द प्लूते, यदि विसर्ग से पहले हस्व अ हों तथा उसके पश्चात भी हस्व अ हों तो विसर्ग को रू आदेश, रू के स्थान पर ऊ आदेश, उसके बाद अ धन ऊ के स्थान पर गुण ओ तथा अ के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश करने पर ओ ही रहता है। ओ के बाद अ की स्थिति अवग्र के चिन्ह के द्वारा दिखाई जाती है। देखिए, अ का अवग्र बन जाएगा, मैंने कहा था नहीं एस टाइप का, परंतु एस नहीं होता है। एस में और अवग्र में अंतर होता है लिखने में।
बाल धन अ धन ह धन अयम, बाल अ धन उ धन अयम, अ धन उ को ओ आदेश होगा तो बालो अयम हो जाएगा, बालो अयम। स अवदत सो अवदत, नृपः धन अवदत नृपो अवदत, प्रथमः धन अध्यायः प्रथमो अध्यायः। हसी च, यदि विसर्ग से पहले अ हों तथा बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ एवं पंचम वर्ण अथवा य र ल व या ह हों तो विसर्ग के स्थान पर र पुनः र आदेश का उ तदनंतर अ धन उ को गुण होकर ओ हो जाता है। तपः धन वनम तपोवनम, तपः धन वनम। तो यहाँ पर प में से अ निकाल देते हैं तो अ और विसर्ग मिलके ओ हो जाएगा तो तपोवनम हो जाएगा। अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाएगा, तपोवनम हो जाएगा। मनः धनरथः मनोरथः, बालः धन गच्छति बालो गच्छति, बालक 18 बालिकाएं 12। बालः धन गच्छति बालो गच्छति। ऐसे ही रुत्व विसर्ग और का र, यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। मुनिः धन अयम मुनिरयम, हरि धन आगच्छति हरिरागच्छति, गुरुः धन जयति गुरुर्जयति। इस प्रकार ये विसर्ग संधि यहाँ पर संपूर्ण हो जाती है।